हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा कम्प्लेक्स नंबर का अगला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम हमारा मॉड्यूलस का जो अगला पार्ट है दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर उसके साथ उसको डील करने वाले उस टॉपिक को और उसी को ध्यान से हम समझने वाले। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा इस लेक्चर में। तो मेक श्योर कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट्स जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, रेडियन सिस्टम, डिग्री सिस्टम क्या होता है, फिर साइन थीटा से कोसेक थीटा तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, आइडेंटिटीज़ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं, फिर आपका मान लीजिए अलाइड एंगल का कंसेप्ट जो ASTC रूल होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फिर मान लीजिए, और यहाँ तक देखना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कंपाउंड एंगल का कोई खास आइडिया नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। फिर वैल्यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जब प्रूफ करेंगे तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जो मतलब यूज़ होगा दैट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का वैल्यू हमेशा -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच में होता है। तो ये सारे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडिया जो है वो आपको इस लेक्चर को समझने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हम बिना ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किए हुए नहीं पढ़ सकते। बट आपका सिलेबस इतना अनाप शनाप तरीके से बनाया गया है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे सिलेबस का सीक्वेंस है वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं क्लास 11 में पढ़ा रहा होता तो ऑब्वियसली पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, देन कम्प्लेक्स नंबर का नंबर आता है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर बहुत बाद में पढ़ाया जाता है। अगर देखा जाए तो कम्प्लेक्स नंबर बहुत जगह पे 12 में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी टॉपिक है और इसको डीप में समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट एज आपका सिलेबस इस तरीके से अटपटा बना हुआ है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्री रिक्विजिट यहाँ पे चाहिए। आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जितना भी मैंने आपको बोल दिया है वो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर से आप उसको कवर कर लीजिएगा। वो अगर कवर करेंगे आप तभी जा करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चैनल में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर 1, 2, 3 तक ये तीनों लेक्चर का अगर फर्स्ट 30 मिनट्स भी आप देख लेंगे, टोटल 90 मिनट्स तीनों लेक्चर का, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज है क्लास 11th के प्लेलिस्ट में, उसमें आप तीनों लेक्चर का फर्स्ट 30 मिनट्स देख लीजिएगा तो सफिशिएंट है। तो सफिशिएंट है, आप पूरा थियोरी समझ जाएंगे तो आप का काम चल जाएगा यहाँ पे। और जब ट्रिग्नोमेट्री आप ऑफिशियली पढ़ेंगे तब तो डीप में ऐसे ही पढ़ेंगे तो तब तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। बट अभी मैं जिस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड का आइडिया लेने के लिए, पोलर फॉर्म को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, जितना बोला उतना सही देखिएगा, उससे ज़्यादा देख के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तब करने से ही हो जाएगा। क्लियर है बोला? ठीक है। तो एज आपका 10th का एडवांस मैथ सिलेबस में कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ड्यूटी के सिलेबस में दिया जाता है चैप्टर 2। बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आना चाहिए, बट इतना पहले दिया गया सिलेबस इस तरीके से बनाया गया। अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। बट तरीके से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब के बाद अगर कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा जाता है, खास करके ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, तो ज़्यादा फील आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि ट्रिगो का वो तीनों वीडियो का फर्स्ट 30 मिनट्स आप देख करके एक रफ नोट्स, रफ आइडिया आप दिमाग में रखे होंगे। चलिए, तो अभी हमें बात करना है आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट के बारे में अपने को बातचीत करना है। अभी देखो, अगर मैं आपको बोला भी था उस दिन मॉड्यूलस वाले लेक्चर में कि या तो आप a प्लस आयोटा b दे दो सर, a और b का वैल्यू दैट इज रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों चीज़ मेरे को प्रोवाइड करा दो किसी ना किसी तरीके से, तो मैं कम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैंने a और b ना दे करके आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड दे दिया और आप कम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच गए। ऐसे भी पहुंच सकते हो आप, जो काफ़ी इफेक्टिव है। ए और बी दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको ना दे करके अगर मैं मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड दे देता हूं, दैट इज ओरिजिन से उस कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस क्या है और एम्पलीट्यूड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में कितना एंगल में है वो,
ये दोनों अगर आपको बता दिया जाता है तो डायरेक्शन में घूम के और ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करके आप वो एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर लोगे। अगर मैं सिर्फ मॉड्यूलस दैट इज ओरिजिन से डिस्टेंस देता हूं तो आप 5 यूनिट पॉजिटिव में भी, अगर मैं सिर्फ आपको मॉड्यूलस देता हूं तो आप बोलोगे मॉड्यूलस अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट इधर भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। ओरिजिन से किसी भी डायरेक्शन में 5 यूनिट आप जा सकते हो। बट अगर उस डायरेक्शन 5 यूनिट के साथ साथ मैं एक एंगल को भी फिक्स कर देता हूं, डायरेक्शन को भी फिक्स कर देता हूं, है ना, अगर एंगल को भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट जो एंगल का डायरेक्शन है उसको भी अगर फिक्स कर देता हूं, तब आपके पास यूनिक कंप्लेक्स नंबर मिल जाएगा, तब आपको यही कंप्लेक्स नंबर मिलेगा एग्जैक्टली। क्लियर? तो एक कंप्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए हमें उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जानना भी सफिशिएंट होता है, जो बेसिक फॉर्मेट होता है a प्लस बी आयोटा फॉर्म, और उसके अलावा आप पोलर फॉर्म के मदद से भी उस कंप्लेक्स नंबर तक पहुंच सकते हो। दैट इज अगर आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड उस कंप्लेक्स नंबर के बारे में पता चल जाए तो आप उस कंप्लेक्स नंबर को निकाल दोगे। दैट इज बेसिकली आप कन्वर्ट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा फॉर्म। और कैसे कन्वर्ट करेंगे वही हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म से भी आप पोलर फॉर्म में जा सकते हो और पोलर फॉर्म से भी आप a प्लस बी आयोटा फॉर्म में क्लियरली आ सकते हो। तो इसी चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं बेसिकली, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस पोलर फॉर्म को समझने के लिए जो हमारा दो चीज को समझना जरूरी है, एक है मॉड्यूलस, दूसरा है एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस हमने डील कर लिए लास्ट लेक्चर में, मॉड्यूलस के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी जो हमारा बारी है, अभी अपने को समझना है बेसिकली एम्पलीट्यूड को। किसको समझना है? एम्पलीट्यूड को, कि कंप्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होता है। मॉड्यूलस समझ चुके हैं, एम्पलीट्यूड अगर समझ जाते हैं तो आगे का टॉपिक पोलर फॉर्म समझ जाएंगे। तो देखो बेसिकली एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होता है, कंप्लेक्स नंबर का जो भी होता है वो आर्गुमेंट होता है, उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। अब ये आर्गुमेंट जो है ना, आपको अच्छे बुक्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको सारे ऑर्डिनरी बुक्स में यही लिखा हुआ रहेगा कि आर्गुमेंट एक ही प्रकार का होता है जो आप पढ़ते हो। पर तरीके से आप देखोगे ना कि आर्गुमेंट 3 प्रकार का होता है। एक जनरल आर्गुमेंट बोला जाता है, एक लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होता है, और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इस 3 तरीके से आर्गुमेंट को हम डिफाइन करते हैं। होता तो एक ही चीज है बट डिफाइन 3 तरीके से किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसी का नाम है एम्पलीट्यूड। उसी का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट सेम है क्या सर, ये अगर पूछता हूं तो गलत बात है। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट सेम बात नहीं है। आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। दैट इज एम्पलीट्यूड इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट को कभी एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, जनरल आर्गुमेंट को कभी एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते। एम्पलीट्यूड इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज पहले कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। अभी बेसिकली लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। ये आप क्लास 11th के लेक्चर्स अगर मेरा देखोगे, बेसिकली क्लास 11th का बोर्ड सिलेबस में भी ये नहीं है। खास करके IIT JEE में अगर आपको डिटेल में चीज़ों को समझना होता है तो आप हम लोग बेसिकली IIT के सिलेबस में ही पढ़ाते हैं। तो आपका 10th तक आपको अभी तक सिर्फ किस बात की जानकारी रहेगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का ही जानकारी रहेगा, जो सबसे इफेक्टिव है, सबसे काम का यही है, और जिसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, जिसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानेंगे। तो अभी जो हम बात करने वाले वो किसके बारे में बात करने वाले? प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो मैं इसको आगे एम्पलीट्यूड बोल के ही कंटिन्यू करूंगा। आप समझ जाना, एम्पलीट्यूड मीन्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट, नॉट ऑल आर्गुमेंट। क्लियर है? चलो, तो ये एम्पलीट्यूड जो है ना, ये एम्पलीट्यूड जो है ना, ये क्या है मैंने आपको बता दिया। ये है क्या? ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरिजिन से आप राइट में जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन मिलेगा। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल घूमेंगे और किस डायरेक्शन में घूमेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उस चीज का जो आइडिया है वो आपको एम्पलीट्यूड से मिलता है। और कैसे मिलता है उसी चीज को समझना है एंटायर टॉपिक में। क्लियर है? ठीक है, तो मैं जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूंगा उसी सीक्वेंस में आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर, उसका रेंज क्या है।
मतलब वो किस वैल्यू से किस वैल्यू के अंदर हो सकता है। अगर आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में आप एंगल मेजरमेंट का सिस्टम को देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि एंगल को हम दो सिस्टम में मेजर करते हैं। एक होता है डिग्री सिस्टम, एक होता है रेडियन सिस्टम। ठीक है, दोनों का इंट्रोडक्शन उधर दिया गया है, अब देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में मिल जाएगा। पहला 30 मिनट्स देखेंगे, सफिशिएंट है, पूरा लेक्चर नहीं चाहिए। तो डिग्री में हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एम्पलीट्यूड का जो रेंज है, एम्पलीट्यूड को कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब एम्पलीट्यूड दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज है वो हमेशा -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में होता है। कहां से कहां पे होता है? -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, -180 से 0, फिर 0 से 180। जहां पे -180 पे ओपन रहेगा और +180 में क्लोज रहेगा। क्लियर है? -180 डिग्री पे ओपन इंटरवल रहता है, मतलब -180 डिग्री कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एन एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? बट +180 डिग्री कैन बी वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? समझ में आया? उसी -180 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहता हूं तो मैं पाई लिखूंगा, और अगर +180 डिग्री को आप रेडियन में लिखना चाहते हो तो +पाई लिखोगे, ये -पाई लिखोगे। तो ये दोनों दो अलग अलग सिस्टम का मेजरमेंट है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हमेशा -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में होता है, जहां पे +180 डिग्री इंक्लूडेड है, -180 डिग्री एक्सक्लूडेड है। और या तो आप -पाई से पाई बोल सकते हो। क्लियर है? रेडियन सिस्टम। तो ये एम्पलीट्यूड का रेंज है जो कि आप समझ गए। अब आप बोलोगे कि सर कब क्या होगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू? कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होने से एम्पलीट्यूड का वैल्यू कहां पे होगा, ये सिखा दो सर, तो हम ये पता कर लेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होने से कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होगा। अगर आप ये सीख जाते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे होने से एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये होगा, तो आप ये भी तो पता कर सकते हो ना कि एम्पलीट्यूड अगर ये होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होगा। वाइस वर्सा, दोनों एक चीज को इंप्लाई कर रहा है, आराम से समझ जाओगे आप। तो अभी हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होने से उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू कहां पे होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये रूल है, इसको लेकर के मैं आपको इधर उधर का बातचीत नहीं कर सकता। अगर जिसने रूल बनाया उसने ये कंसीडर किया तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो -पाई पे क्लोज लेता, +पाई पे ओपन लेता, तो हम उसी को फॉलो करते। तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकता आपको कि यही क्यों कंसीडर किया गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? मैं आपको ये बता सकता हूं कि फॉर्मूले बाकी सारे के सारे चीज कैसे आया, इसको किसी ना किसी चीज को तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना। उसको कंसीडर बोले कोऑर्डिनेट प्लेन में ओरिजिन को तो हम कंसीडर करते हैं ना कि ये पॉइंट ओरिजिन है। आप अगर पूछोगे कि यही पॉइंट क्यों ओरिजिन है तो उसका कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। जिसने कंसीडर करना था वो ने किया, अपन क्या करेंगे। तो रूल पे कभी आर्गुमेंट नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। आर्गुमेंट कर सकते हो, आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो कंसेप्ट के ऊपर कि सर ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। थॉट्स के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हो। बात समझ आ रहा है? क्लियर? रूल को मानना पड़ेगा, ये एक रूल है। -पाई से पाई एम्पलीट्यूड को कंसीडर किया गया है। ठीक है, क्योंकि -पाई से पाई में पूरा एंगल कवर हो जाता है। अब देख सकते हो ना कि मान लो आप एंगल जा रहे हो, ठीक है, समझ में आया ना। यहां से यहां तक कितना एंगल होता है आप जान रहे होंगे, 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मेरा इनिशियल रे ये रहा तो यहां से अगर मैं 90 डिग्री घूम जाऊंगा तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूम जाऊंगा तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। 180 डिग्री अगर मैं घूम जाऊंगा तो यहां पे आ जाऊंगा। क्लियर है? बात समझ आ रहा है ना। अभी आप बोल सकते थे सर और आगे चले जाओ ना तो 270 हो जाएगा, और आगे चले जाओ तो 360 हो जाएगा। बट ये जो 270, 360, 180 से बड़ा वाला वैल्यू वो एम्पलीट्यूड में कंसीडर नहीं किया, वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में कंसीडर किया गया है। तो एम्पलीट्यूड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड में 180 से आगे हम नहीं जा सकते। तो बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला आप कैसे कवर करोगे, तो मैं जवाब दूंगा कि ये वाला और ये वाला मैं उल्टा घूम के कवर करूंगा। दैट इज पहले एंटी क्लॉकवाइज गया था, अभी क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो अगर मैं इधर वाले को पॉजिटिव कंसीडर किया तो ऑब्वियसली इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहां से यहां तक अगर जाऊंगा तो एंगल तो 90 डिग्री गया, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए -90 बोलेंगे। और फिर यहां से अगर मैं यहां तक जाऊंगा
तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। तो अब आप यहां से ऐसे घूम के भी -180 मिल रहा है और यहां से ऐसे घूम के भी आपको +180 मिल रहा है। बट डेफिनेशन में बोला गया कि -180 को एक्सेप्ट मत करो। अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा इस पार्ट के ऊपर है तो आप बोल सकते हो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से आप -180 भी घूम के वो पॉइंट आपको मिल जाएगा और +180 घूम के भी आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + आयोटा टाइम्स ऑफ 0, तो वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर होगा। अभी अगर मैं बोलूँ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका एम्पलीट्यूड मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से घूमना पड़ेगा आपको, तो घूम के उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहां से यहां तक अगर पहुंचना है, यहां से यहां तक अगर पहुंचना है आपको, तो आपको 180 डिग्री घूमना पड़ रहा है। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर घूम के जाना चाहते हो तो भी 180 डिग्री घूमना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं क्लॉकवाइज वाले को, तो मैं आंसर दूंगा -180। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को कंसीडर करूं तो मेरे को आंसर देना पड़ेगा +180। तो इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए मैथमेटिशियंस ने बोला है कि आप -180 को कंसीडर मत करो, आप सिर्फ +180 को कंसीडर करो। ठीक है, इसीलिए -180 पे ओपन है, +180 पे क्लोज्ड है। ये एक रूल है जिसने बनाया, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। अभी क्यों बनाया बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। चलो अभी इसको कंसीडर करते हुए आगे का कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। वैसे के लिए एम्पलीट्यूड क्या है आप समझ गए। एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहां पे भी लोकेटेड है, उस पॉइंट का मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना घूमना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एग्जैक्टली यहां पे है। ठीक है, तो अगर यहां तक अगर पहुंचना है तो मेरे को मान लो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमेशा कहां से मेजर करना है, मेजरमेंट स्टार्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो इस डायरेक्शन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इतना एंगल घूमना पड़ेगा। क्लियर है। या फिर अगर आप उल्टा जाना चाहते हो तो आप बोलोगे कि इतना एंगल घूमना पड़ेगा। क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन आपको बोला गया है कि अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो तब तो आंसर -180 से भी छोटा आ जाएगा ना, -180 से भी छोटा आ जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव डायरेक्शन में 180 को भी क्रॉस कर दिए तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है ना, -180 के पीछे तो जा नहीं सकता एम्पलीट्यूड। तो दैट्स वाई आप इसको कैंसिल कर दोगे तो एम्पलीट्यूड आपका कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है क्या। सिमिलरली अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में ना होकर के यहां पे होता तो आप एम्पलीट्यूड क्या देते, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लीजिए। कहां से मेजरमेंट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इतना सा एंगल का जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में दैट इज क्लॉकवाइज में घूमता हूं तो इतना सा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अभी अगर मैं ऊपर वाले को कंसीडर करूं प्लस वाले को तो 180 को क्रॉस कर दिया, बट 180 को क्रॉस नहीं कर सकते, देखो 180 पे बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो दैट्स वाई ये एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। तो कौन होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो 180 से छोटा है ना। नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, 180 से छोटा है, बाय डेफिनेशन को तो फॉलो कर रहा है। बात समझ आया ना। तो इसी चीज को हम पता करते हैं। बेसिकली एम्पलीट्यूड का मतलब ही है कि ये रोटेशन निकालना along with साइन, विदाउट साइन नहीं, विथ साइन, किस डायरेक्शन में, समझ गए ना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों में से तो कोई एक ही करेक्ट बैठेगा। दोनों करेक्ट कहां पे बैठता था, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पे आ जाता था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। अगर इस जगह पे आ जाता है तो दोनों करेक्ट हो जाता है, तो दोनों करेक्ट हो गया तो हमें एक को रिजेक्ट करना पड़ा, दैट्स वाई यहां पे ओपन लगा दिया गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, बात समझना, मैं डीप में बात कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सब कोई समझाता नहीं है, फॉर्मूला रटा देता है डायरेक्टली, वर्किंग प्रोसीजर रटा के बच्चा लोग 100 में 100 लेकर के आ जाता है। डीप में किसी को मालूम ही नहीं एम्पलीट्यूड क्या है, क्यों पढ़ रहा है एम्पलीट्यूड। अगर एक बच्चा मेरे को जवाब दे दिया सही से मैं मान जाऊंगा, दे ही नहीं पाएगा, स्कूल में बताया नहीं जाता ये चीज। ठीक है, बोला। चलो
तो नंबर लाने के लिए ये सब का जरूरत नहीं है, बट अगर ध्यान से दिल से समझना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो और डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो खुद के साथ बाकी सब का, तो ये सब चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है एम्पलीट्यूड। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन अगर पता चल गया, और मॉड्यूलस तो पहले से ही आपको पता था, तो मॉड्यूलस अगर पता चल गया और एंगल ऑफ रोटेशन अगर पता चल गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर लॉक हो जाएगा, पोजीशन लॉक हो जाएगा ना। अगर सिर्फ मॉड्यूलस पता चलेगा तो आप बोलोगे सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? मैं बोल रहा हूं कि मॉड्यूलस के साथ साथ 120 डिग्री एंगल है, मतलब 90 प्लस 30 प्लस 120 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर यही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं बोल रहा हूं माइनस 120 डिग्री एंगल है, तो आप बोलोगे अच्छा माइनस मतलब क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो माइनस 90 और माइनस 30 कितना हो गया? माइनस 120, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लॉक हो गया। बात समझ आ रहा है? अगर मैं मॉड्यूलस ना देकर के सिर्फ एंगल देता हूं, मान लो एंगल दे दिया प्लस 120, तो प्लस 120 के बाद आपको जब घूमोगे तो 120 डिग्री तो ये भी हो सकता है, 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 ये सारे के सारे हो सकता है। बट जब तक मैं आपको ओरिजिन से लेंथ नहीं दूंगा कि लेंथ कितना है, तब तक आपको यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है क्या? आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ जाएगा। बट अगर मैं ये लेंथ फिक्स कर दिया तो आपके पास यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। समझो, दिल से समझो, समझना पड़ेगा। डीप में जाकर के जितना समझोगे उतना एक्सप्लोर कर पाओगे आप, है ना, उतना डिफिकल्टीज में खुद को ताकतवर बना पाओगे। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, तो ये हुआ एम्पलीट्यूड का मतलब, ये हुआ एम्पलीट्यूड का इंटरनल फीलिंग। समझ में आ रहा है ना? ये हुआ एम्पलीट्यूड का इंटरनल फीलिंग, जिसके थ्रू हम सवालों को हल कर देंगे बहुत आसानी से। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हम फंसेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, और अगर आप वही घिसे पीटे तरीके से पढ़ना चाहते हो, फॉर्मूला याद करना, तो आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो? बाकी पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, वहीं से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। या फिर आप जैसे भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो। क्लियर है? याद करने को तो कोई भी करा सकता है ना, उसमें कुछ नहीं। चलो, अभी हम फाइनल कंक्लूजन में पहुंच जाते कि बोले सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होने से एम्पलीट्यूड क्या होगा? बोलो। एम्पलीट्यूड बेसिकली एक एंगल है, एंगल विथ साइन, विथ साइन। साइन मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, और रेंज इसको फॉलो करेगा हमेशा। तो अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक्सिस के ऊपर है, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस का भी दो पार्ट है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस का भी दो पार्ट है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बाकी रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक और चीज बाकी रह गया, कौन? ओरिजिन। ओरिजिन का कोई एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं होता है। बात समझ के रखना ये चीज, ओरिजिन का कोई एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता ही नहीं। मैं नोट दे करके लिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, ओरिजिन का कोई एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं है। तो चलिए ओरिजिन के अलावा बाकी सारी जगह पे बातचीत करके देख लेते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहां से इधर कहीं पे भी होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर वो इसी जगह पे बैठ गया तो इसी जगह से इसी जगह का कोई रोटेशन होगा क्या? अगर आप फ्लोर के ऊपर ही बैठे हो तो आपका कोई रोटेशन होगा क्या? एंगल ऑफ रोटेशन नहीं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आते हो तो आपका थोड़ा सा एंगल बनता है। अगर ये पॉइंट जितना नजदीक आता जाएगा ये एंगल उतना ही घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर लाइन के ऊपर रखा गया है तो उसका एम्पलीट्यूड क्लियरली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो, 0 डिग्री, या फिर रेडियन में भी 0 डिग्री को 0 रेडियन ही बोला जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? 0 रेडियन या फिर 0 डिग्री। बात समझ आया? अगर आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर है, दैट इज y, तो क्या होगा? 0 होगा और x नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अभी अभी मैंने समझाया, प्लस 180 डिग्री भी हो सकता था, माइनस 180 डिग्री भी हो सकता था। बट बाय डेफिनेशन हमें बोला गया है माइनस 180 को मत पढ़ो क्योंकि कंट्राडिक्शन आ जाएगा। अभी जिसने बनाया उसको अगर नेगेटिव से पसंद होता तो वो नेगेटिव में क्लोज लगा देता, 180 को प्लस वाले को रिजेक्ट कर देता, बट उसने ऐसा किया नहीं है, तो मैं इसमें बातचीत करके कोई फायदा नहीं हो सकता है। याद रखो, बाय डेफिनेशन बोला गया कि आपको प्लस 180 को कंसीडर करना है। दैट्स व्हाई नेगेटिव, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर का एम्पलीट्यूड हम प्लस 180 कंसीडर करते हैं, ना कि माइनस 180। तो हमेशा
नेगेटिव, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई भी नंबर बैठा हुआ है, दैट इज अगर कोई प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा प्लस 180 डिग्री दैट इज प्लस पाई कंसीडर किया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। अगर मैं पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर बात करूं, दैट इज कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी होगा। तो कितना डिग्री होगा? या तो आप ऐसे जाओगे या तो आप ऐसे उल्टा घूमोगे, बट अगर उल्टा घूमोगे तो माइनस 180 को एक्सीड कर दोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव वाला कंसीडर हुआ है। कितना आएगा? प्लस 90 डिग्री। बात समझ आ रहा है? अगर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर हो, सॉरी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हो, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो ऐसे होगा, क्लॉकवाइज गए तो ऐसे होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 180 को एक्सीड कर दिया, इसीलिए क्लॉकवाइज वाला होगा, दैट इज कितना? माइनस 90 डिग्री। बात समझ आ रहा है? और अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तब तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा। क्लियरली समझ आ रहा है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तब ये वाला हो जाएगा, मैंने आपको समझाया। आप बोलोगे ये वाला क्यों सर, ये वाला क्यों नहीं? ये वाला क्यों नहीं होगा? आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 180 को माइनस 180 को बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला होगा। मतलब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगा, दैट इज एक पॉजिटिव। ये क्या है? ये हो गया पॉजिटिव एक्यूट, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑब्ट्यूज। ठीक है, समझ में आया? अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 180 को एक्सीड कर दिया, तो कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। और ये वाला मतलब क्या? माइनस 90 डिग्री तो ये वाला लाइन है और माइनस 180 डिग्री ये वाला लाइन है। अगर मैं ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ये माइनस 90 और ये माइनस 180 डिग्री, तो बेसिकली कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? माइनस 90 से माइनस 180 के बीच में होगा। ठीक है ना? माइनस 180 छोटा है इसीलिए पहले आया। तो बेसिकली इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव ऑब्ट्यूज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? नेगेटिव ऑब्ट्यूज बोलता हूँ। ठीक है, और लास्ट वन आपका क्या हो जाएगा? अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो, अगर Z आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ये होगा, ना कि आपका ये होगा, क्योंकि ये तो 180 को क्रॉस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट तो पूरा पूरा कवर कर रहा है, दैट इज 0 डिग्री से माइनस 90 डिग्री के बीच में होगा। दैट इज, इसको आप नेगेटिव एक्यूट बोल सकते हो, नेगेटिव एक्यूट बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेंज देख के आप आंसर कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन बस क्लियर होना चाहिए आपका कि अगर ये तो 0 डिग्री है दोनों तरीके से, है ना। अगर यहाँ पे जाएंगे तो प्लस 90, यहाँ पे जाएंगे तो प्लस 180, अगर इधर जाएंगे तो माइनस 90, इधर जाएंगे तो माइनस 180, बट माइनस 180 को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, प्लस 180 को किया जाता है। तो इधर ऐसे चल रहा है, इधर ऐसे चल रहा है, खत्म बात। क्लियर है क्या? बस इस कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। तो अभी एक्सिस के ऊपर अगर आ गया तब तो डायरेक्टली आंसर दे दोगे, एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर क्वाड्रेंट में आया तो ये तो मैंने रेंज बता दिया कि क्या होगा बता दिया, बट एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालोगे अगर क्वाड्रेंट में आया? तो इस चीज को देखो, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस चीज को देख करके ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा, मैंने जितना भी अभी तक समझाया लेफ्ट पार्ट, उसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। मैं आपको उसके बाद इरेज करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस पार्ट को थोड़ा मैं इरेज करूंगा एंड देन एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, जगह चाहिए मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी जो बेसिकली मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं वो किसके लिए फॉर्मूला निकाल रहा हूं? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट में से अगर किसी भी जगह पे होता है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे उसका उस चीज को समझने के लिए ही हम निकालते जा रहे हैं ये चीज। तो बेसिकली कैसे निकालेंगे? देखो, हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि चलो हम ये वाला एंगल निकाल देते हैं। मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z x, y, जिसको अगर आप लिखते प्रॉपरली तो x प्लस आयोटा y लिखते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका y, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी एक्सिस जिसको बोलते हैं,
और ये हो जाएगा आपका x, दैट इज रियल एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ z। इसको आप रियल एक्सिस का नाम देते हो, आप जानते हो ये सब। और ये हो जाता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। आया बात समझ में आपको? ये आपका ओरिजिन होता है। तो अगर मैं बोलूं आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज x और y दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो x, y का मतलब क्या है? आप यहां से आप x यूनिट जाओगे, ठीक है, और यहां से आप y यूनिट जाओगे ऊपर, तो ये लेंथ x हो जाएगा, ये लेंथ y हो जाएगा। क्लियर है? ये लेंथ आपका x हो जाएगा और ये लेंथ आपका y हो जाएगा। यही है इसका मतलब। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को कि इसका मीनिंग क्या है। अभी अगर मैं बोलूं कि आप अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे z यहां पे हो, अगर यहां पे होता z तो आपका x हो जाता कौन सा वाला? ये वाला हो जाता x, ये लेंथ हो जाता x और ये लेंथ हो जाता y। तब एम्पलीट्यूड कौन हो जाता? ये एंगल हो जाता एम्पलीट्यूड। अभी के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसको z डैश मान लेते। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं इसको इरेज कर दूंगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये होगा। अभी अगर पोजीशन ये होता तो एम्पलीट्यूड कौन सा हो जाता? ये होता। मॉड्यूलस को दिमाग में मत रखो, हम सिर्फ एम्पलीट्यूड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड। अभी मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको दिखाया, मैं इसी में बात करता हूं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये वाला एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तब तो वो -180 से भी नीचे आ जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एंगल निकालने का तरीका क्या है? जहां पे मेरे को पता क्या है? y और x पता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 जब देख रहे होंगे तो उसमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल में वैलिड होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं। इसको क्या ट्रीट करते हैं? परपेंडिकुलर। जो एंगल का एडजेसेंट वाला पार्ट होता है उसको हम बेस मानते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है ना, दैट इज y डिवाइडेड बाई x जो होता है, उसको मैं बोल देता हूं tan ऑफ थीटा। जो थर्ड रेशियो था टेंजेंट ऑफ एनी एंगल, एनी एक्यूट एंगल, तो tan ऑफ थीटा का जो वैल्यू है वो y और x के मदद से मिल जाएगा। आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज क्यों यूज नहीं किए? क्योंकि हाइपोटेन्यूज यूज करने का जरूरत क्या है? मेरे को तो बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है ना, x और y तो मेरे को पता है, z तो आप मेरे को दे दोगे क्वेश्चन में, तो x और y तो मैं निकाल दूंगा। x और y अगर निकाल दूंगा तो tan थीटा मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? अगर tan थीटा मेरे पास आ गया तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करके मैं क्या निकाल दूंगा? थीटा निकाल दूंगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है। अगर tan थीटा 0 डिग्री होता है तो थीटा का वैल्यू भी 0 होता है। अगर tan थीटा 1/√3 होता है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है। अगर tan थीटा 1 होता है तो थीटा 45 डिग्री होता है। अगर tan थीटा √3 होता है तो थीटा 60 डिग्री होता है। और अगर tan थीटा मान लो इन्फिनिटी हो गया, सच दैट डिनोमिनेटर 0, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर 0 वाला कहानी अगर हो गया तो थीटा आपका 90 डिग्री कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर से आप समझ सकते हो, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू कैसे निकला। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूं, मान लो y और x तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो y/x सॉल्व करके मेरे पास 1/√3 आया, तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? बट ये बेसिकली कब होगा? ये आपका एक्यूट एंगल के केस में होगा। मतलब एक्यूट एंगल मतलब जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होगा। ठीक है, बात समझना अच्छे से। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी ये थीटा आपका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। सॉरी, हाँ, थीटा जो आएगा वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अभी अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे तो लफड़ा हो रहा है, आप बोलोगे क्या? बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिखा दिए, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सिखाएगा? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कौन सिखाएगा ये चीज? मैं बोल रहा हूं, मैं सिखाऊंगा कि अगर ये z हो जाता है x, y, तो अब की बार तो ये x नेगेटिव होगा ना, ये वाला हो जाएगा एम्पलीट्यूड। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही, ये वाला ही होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर x तो नेगेटिव है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला लेंथ x होगा बट ये तो नेगेटिव में आएगा और ये y होगा, y तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप ये थीटा कैसे निकालोगे सर? मैं बोलूंगा मेरा तो ये थीटा निकालने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं क्या करूंगा जानता है? मैं ये वाला एक्यूट एंगल निकाल दूंगा। ठीक है, और ये एक्यूट एंगल निकाल के 180 डिग्री से अगर मैं इस एक्यूट एंगल को घटा देता हूं ना तो मेरे को ये थीटा मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है? आ रहा है अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझ आ रहा है ना? मैं ये एक्यूट एंगल निकालूंगा। तो आप बोलोगे सर एक्यूट एंगल कैसे निकालोगे? एक्यूट एंगल निकालने के लिए तो y और x दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ मैं पॉजिटिव बना लूंगा। अगर -3 + 2 आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं -3 को 3 कंसीडर करूंगा। बात समझ आ रहा है ना? और इसको 2 तो 2 को 2 ही कंसीडर करूंगा और tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो यहां से थीटा मिल गया। आप बोलोगे सर tan थीटा अगर 2/3 होता है तो थीटा क्या होगा? पता नहीं है। अगर नहीं पता तो डायरेक्टली ऐसे लिख कर रख देना, tan इनवर्स 2/3 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। क्लियर है? भाई क्या होता है ये चीज समझाने के लिए यार क्लास 12 में समझाना पड़ता है। क्लियर है? बहुत, इसीलिए 12 में पढ़ाया जाता है ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है ना? बहुत मेहनत है यहाँ पे, आप बस इतना रट के चलो भी। ठीक है, कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 हो जाना चाहिए। क्लियर है? बात समझ आ रहा है ना? थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है ना? तो थीटा अगर पता चल गया तो 180 से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये वाला होगा। आप बोलोगे ये वाला कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा ये वाला ना निकाल के आप क्या करो, ये वाला एंगल निकाल दो ना, ये वाला एंगल निकाल दो और -180 के साथ इस एंगल को जोड़ दो। तो -180 के साथ अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो -180 के छोटा आएगा या -180 से बड़ा आएगा? आप बोलोगे -180 से बड़ा आएगा। बिल्कुल सही, तो -180 से बड़ा तो आना ही चाहिए। -180 से बड़ा तो हो ही सकता है ना, -180 डिग्री से बड़ा ही तो होता है, -180 डिग्री से छोटा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, अगर दूसरे क्वाड्रेंट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता भी है ना तो हम डायरेक्टली क्या सोच रहे हैं, हम डायरेक्टली एक्यूट एंगल के मदद से उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके निकाल रहे हैं। बात समझ आया? इसीलिए हमने क्या किया यहां पे कि देखो वर्किंग प्रोसीजर कैसे एम्पलीट्यूड निकाला जाता है। अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले आपको एक एक्यूट एंगल अल्फा निकालने को बोला गया और फॉर्मूला में यहां पे मॉड्यूलस लगा दिया। अभी मॉड्यूलस क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, ताकि आप समझो ही ना चीजों को। वो एक्यूट एंगल निकालने के लिए तो y x दोनों पॉजिटिव चाहिए था ना, तो मॉड्यूलस लगा दोगे तो वो नेगेटिव होने से भी तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। नहीं आ रहा है क्या? x और y अगर नेगेटिव होता है तब भी तो वो मॉड्यूलस लगने के साथ साथ पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो आपको ये एक्यूट एंगल वाला मिल जाएगा। और अगर ये एक्यूट एंगल है तो देखो z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जो आपका एक्यूट एंगल था वही एम्पलीट्यूड था, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा। बट अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ z है पाई माइनस अल्फा। अभी समझ गया ना ये फॉर्मूला कैसे आया? यहां से यहां तक पाई गया, इस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को यहां से यहां तक का एंगल मिल गया। यहां से यहां तक का एंगल मतलब क्या? यहां से यहां तक का एंगल माइनस यहां से यहां तक का एंगल, तो पाई माइनस अल्फा कर दिया। सिमिलरली z अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस पाई जाएंगे और फिर प्लस अल्फा कर देंगे, क्योंकि माइनस पाई के साथ अगर माइनस अल्फा कर देता हूं तब तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, बट मेरे को तो नीचे आना है वापस। तो माइनस पाई के साथ प्लस अल्फा कर दो, दैट इज -180 के साथ कुछ ऐड कर दो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दैट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। अगर माइनस अल्फा कर देता, क्योंकि अल्फा तो हमेशा पॉजिटिव है, यहां पे अल्फा जो होगा वो अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मॉड्यूलस लगा के निकाल रहे हो, एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो प्लस ही करना पड़ेगा, तभी तो -180 से छोटा आएगा ना, सॉरी -180 से बड़ा आएगा। विद साइन बोल रहे हैं, -150 इज ग्रेटर देन -180, दैट्स वाई हम उसको, अगर यहां से यहां तक -180 होता है उसके साथ 30 डिग्री ऐड कर दूंगा तो -150 आ जाएगा। -150 आ गया मतलब क्या, -150 अगर आ गया उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एम्पलीट्यूड है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। समझ आ रहा है? क्लियर है? और अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो एम्पलीट्यूड अल्फा निकाल के डायरेक्टली उसका माइनस कर दो,
सिंपल सा चीज है। अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहां पे अगर होता है तो जो अल्फा होगा उसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस अल्फा। सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर? समझ गए होंगे, है ना? अगर मैं एक्यूट एंगल निकालता हूं तो ये हो जाएगा ना अल्फा, बट एज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना पड़ेगा आंसर, तो इसीलिए उसी अल्फा को माइनस करके दे दिया आंसर। तो मैं आपको समझा दिया कि ये चारों फॉर्मूला कैसे आया, ये वर्किंग प्रोसीजर कैसे सोचा गया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बट अभी आप समझे या नहीं वो तो मेरे को बाद में ही पता चलेगा, जब अपन क्लास में मिलेंगे, जूम में हो ऑफलाइन में हो, जैसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। ऑफिशियली तो मैंने आपको समझा दिया पूरा, इससे ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे सोचा गया है वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मेरा काम था। बाकी तो कोई नहीं समझाता, ये फॉर्मूला याद कराया जाता है डायरेक्टली कि ये होने से एम्पलीट्यूड ये होगा, ये होने से एम्पलीट्यूड, अरे क्यों होगा भाई, सोचा कैसे वो तो सोचो। वो अगर सोचोगे तो 100 में 100 के साथ IIT-JEE भी क्रैक कर लोगे आसानी से, ठीक है? बट अगर वो नहीं सोचोगे तो 100 में 100 तक ही सीमित रह जाओगे। क्लियर है? बोला 100 में 100 लाने के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया उसमें ना सोचने से भी होगा, बट अगर खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद को अगर बाकियों से अलग रखना चाहते हो तो समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे 100 में 100 लाने वाले बच्चे तो IIT तक नहीं पहुंचते ना। अगर 30 बच्चा 100 में 100 ला रहा है या फिर 100 स्टूडेंट 100 में 100 ला रहा है, उन 100 में से एक ही बच्चा है जो IIT-JEE मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्टैटिस्टिक्स डाटा ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? तो क्यों ऐसे होता है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 100 में 100 लाने वाला रट के 100 लाता, समझ के भी 100 लाते हैं, बट उनमें से बहुत ही कम बच्चे हैं जो इन सब चीजों पे ध्यान देता है। और ध्यान देगा तो तभी ना जब उसको बताया जाएगा, बताया नहीं जाता है स्कूल के मास्टर के द्वारा, तो पता कैसे चलेगा उसको? क्लियर है? उसका भी गलती नहीं है। तो क्लियर है? मैं समझ रहा हूँगा कि, उम्मीद करता हूँ इससे ज्यादा समय नहीं ले सकता इसको, सिर्फ इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं 30 से 40 मिनट ले रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता टाइम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि क्यों यहाँ पे क्या बोला गया है एग्जैक्टली वर्किंग रूल में, और क्यों बोला गया है, ठीक? तो अगर आपको बोला जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एम्पलीट्यूड -150 डिग्री है, तो तुरंत आप बता दोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट वाले सारे नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर 180 से 270 नहीं होता है, क्या होता है, -90 से -180 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है 0 से -90, फर्स्ट वाले 0 से +90 और सेकंड वाले +90 से +180। अभी आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर निकालने के लिए बोलता हूं, उसका एम्पलीट्यूड निकालो, अगर वो कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा निकालोगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड्यूलस यूज करके अल्फा निकालोगे, और जो अल्फा आएगा वही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखते हो -5 + √3 आयोटा इस टाइप का है, दैट इज आपको देख के पता चल रहा है x नेगेटिव y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पहले आप अल्फा निकालोगे मॉड लगा के ये वाले फॉर्मूला से, और फिर therefore amplitude of the given complex number is equal to pi minus alpha, ब्रैकेट में लिख दोगे as the complex number is in second quadrant। कराऊंगा क्वेश्चन। अगर थर्ड में होता है तो अल्फा निकालने के बाद -pi + अल्फा कर दोगे, अगर फोर्थ में होता है तो माइनस अल्फा विल बी द एम्पलीट्यूड, अल्फा निकालने के बाद डायरेक्टली कमेंट कर दोगे -अल्फा। अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस में होता है तो 0, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में होता है तो 90 डिग्री, नेगेटिव रियल एक्सिस पे होता है तो 180 डिग्री, नॉट -180, 180 डिग्री, और अगर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होता है तो -90 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। इतना मेहनत किया उसके बाद तो अगर समझ में नहीं आया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला क्लियर? अभी तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा क्या बताएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लगा सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर थीटा फॉर्म, जिसको हम पोलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन
of a complex number, representation of a complex number in r theta फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब ये r हो जाता है आपका मॉड्यूलस, r हो जाता है आपका मॉड्यूलस, और थीटा हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड, थीटा हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड। बात समझ में आया होगा आपको, क्लियर है? तो कैसे निकालते, बेसिकली जरा बड़ा सिंपल सा चीज है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलूं कि ये आपका रियल एक्सिस है, एक्स उसका रियल पार्ट और ये उसका इमेजिनरी एक्सिस है, ये उसका इमेजिनरी एक्सिस है, और ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, दैट इज x प्लस आयोटा y, जहां पे x और y दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? वेयर मॉड z इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको मैं r के नाम से बोल रहा हूं, और थीटा को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ z से। अगर ये दोनों पता चलेगा तभी मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं z को यहां पे लोकेट करूं x, y, तो अभी मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, और ये लेंथ आपका क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो O से Z तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन हो जाएगा, ये थीटा। तो अगर ये डिस्टेंस और ये थीटा दोनों मेरे को पता चल जाता है तो मुझे यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर x, y पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? अगर सिर्फ थीटा दूंगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में लेंथ वेरी कर सकता है, बट अगर लेंथ को फिक्स कर दूंगा, दैट इज मॉड्यूलस अगर दे दूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर सिर्फ मॉड्यूलस दूंगा तो ये 5 यूनिट इधर 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 हर जगह पे घूमता रहेगा, बट उसके साथ साथ अगर थीटा को फिक्स कर दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है? इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन को बताने के लिए या तो उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का जरूरत है, या तो आप उसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड दे दो, मैं निकाल दूंगा। अभी कैसे निकालूंगा उसी चीज को समझना है, ध्यान से देखो। इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप क्या चीज लिख सकते हो, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्राइंगल we have, क्या बता सकते हो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर ये एंगल अगर ये है तो एंगल के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंगल के एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा, बेस, और सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्लियरली आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो होगा, दैट इज y डिवाइडेड बाई r, वो कौन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 में, साइन थीटा का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली बेस बाई हाइपोटेन्यूज का अगर मैं बात किया तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? r क्या है तो आप जानते ही हो, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो y का वैल्यू यहाँ से r साइन थीटा आ गया और x का वैल्यू यहाँ से r कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये दोनों चीज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो z का जो मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगा वो x के जगह पे आप क्या रख दोगे, x के जगह पे रख दोगे r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यहां से अगर r कॉमन आ जाता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी फॉर्मेट को या फिर इसको r को आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ z
और थीटा को आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर को आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ जेड और थीटा को आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्म को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म या फिर आर थीटा फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मेट को बोला जाता है पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे रियल पार्ट कौन है, यहां पे रियल पार्ट कौन है? अगर मैं कंपेयर करूं तो आर कॉस थीटा हो जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का अगर मैं बात करूं तो इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे को मिल गया मेरा पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप x प्लस आयोटा y फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो, ना लिख के अगर आप उसको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड के मदद से लिखना चाहते हो तो भी आप बराबर लिख सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड आपको दे दिया जाता है तो भी आप यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दोगे। दोनों का जरूरत होगा, दोनों का, जहां पे r दैट इज मॉड्यूलस हो गया और थीटा हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म और r थीटा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आप एम्पलीट्यूड और पोलर फॉर्म का कंप्लीट थ्योरी समझ गए होंगे। अभी हम इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो होते हैं एम्पलीट्यूड का उनके बारे में बातचीत करते तो और डिटेल में चीजों को सीख जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एक नोट लिखा गया है यहाँ पे। नोट में मैं जो चीज आपको बता दिया ऑलरेडी वही चीज लिखा गया है कि 0 + 0 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 0 ओरिजिन, उसका मॉड्यूलस तो डिफाइंड है बट एम्पलीट्यूड नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आप समझ रहे हो x y दोनों 0 है, तो tan थीटा इक्वल टू 0/0 इज नॉट डिफाइंड वैसे। क्लियर? इसीलिए 0 का कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता है, मॉड्यूलस तो उसका 0 ही है बट एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं है। तो चलिए अभी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मैंने लिखा, उनका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है -4 आयोटा। अभी -4 आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है जो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, पॉजिटिव पे होता तो +90, नेगेटिव में है तो -90 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखोगे तो -π/2। क्लियर? तो डायरेक्टली कमेंट करोगे कि एज द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -4 आयोटा इज लाइज ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू -90 डिग्री। बस इतना सा कमेंट करना सफिशिएंट है। अगला वाला पार्ट नेगेटिव रियल एक्सिस पे ऊपर है तो उसका एम्पलीट्यूड +180 डिग्री या फिर +π हो जाएगा, ये आप समझते हो। तो पहला और दूसरा आराम से कमेंट कर सकते हो, तो मेरा उम्मीद है। मैं तीसरा वाला करके दिखाता हूँ। अगर कोई एक्सिस के ऊपर है डायरेक्टली, चाहे पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, पॉजिटिव इमेजिनरी, नेगेटिव इमेजिनरी, तो एम्पलीट्यूड फिक्स है, या तो 0 या तो 180 या तो 90 या तो -90, चाहे कहीं पे भी। ठीक है, तीसरा वाला करके देखते हैं कैसे लिखना है, हमें देखते हैं। वी हैव, सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, -1 + √3 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे हम, अल्फा निकालेंगे। हियर tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y/x, x कितना है -1, तो ये कितना है √3। तो tan अल्फा इक्वल टू अगर √3 है तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री लिख सकता हूं, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 होता है, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? बात समझ आ रहा है? तो अल्फा 60 डिग्री आ गया, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, where alpha is an acute angle। चल अभी क्या यही हो जाएगा एम्पलीट्यूड? नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना होता तब यही हो जाता एम्पलीट्यूड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस दिस होगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस दिस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो -180 डिग्री प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो माइनस अल्फा। So as this complex number is in second quadrant, as
z equal to -1 plus √3 iota is any complex number, is any complex number, is any complex number lies on second quadrant, second quadrant, therefore एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। क्लियर, बात समझ आ गया? तो अभी एम्पलीट्यूड तो निकाल लिए, अभी मॉड्यूलस निकाल दो। मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, मॉड जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 जो कि √4 होगा और √4 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड आपको दोनों पता चल गया तो क्लियरली आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इस क्वेश्चन में बोला नहीं, बट अगले क्वेश्चन वही है तो मैं एक ही साथ कंसेप्ट करा रहा हूं। ठीक है, देयरफॉर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करके करा रहा हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो मैं करा रहा हूं ये नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड ही तो चाहिए ना। तो मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकाल दिए, देयरफॉर आप लिख सकते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस 3 √3 आयोटा कैन बी expressed in polar form, या फिर उसको क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या फिर r थीटा फॉर्म, कुछ भी बोलो, एज क्या होगा z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r क्या होता है मॉड्यूलस, और फिर कॉस ऑफ थीटा कितना होगा एम्पलीट्यूड। पहले अगर आप लिखना चाहते हो इसको मॉड z इंटू कोसाइन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस आयोटा साइन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z, अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। इसको आप वापस सॉल्व करोगे तो आपको ये z मिल जाएगा। अगर वापस इसको सॉल्व करोगे तो आराम से मिल जाएगा। देखो cos 120 डिग्री का अगर मैं आपको वैल्यू बताता हूं तो इस चीज को मैं लिख दूंगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो cos तो cos ही रहेगा, 60 हो गया। और 180 मतलब क्या 90, 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस cos 60, और cos 60 का वैल्यू हाफ होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसका वैल्यू माइनस हाफ आ गया। और साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 120 होगा साइन 180 माइनस 60। अभी ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये साइन 60 ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो साइन 60 की जगह पे √3/2 और cos 120 की जगह पे माइनस हाफ पुट कर दो, कैंसिल आउट होकर के वापस यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये चीज आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कर देते तो आपको वापस यहां तक पहुंच जाओगे। ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको तो बोला है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलता है तो सबसे पहले मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, देन ये चीज लिख देना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्लियर है? समझ गए होंगे आप कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, और यहाँ पे कोई ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज आप खुद से कीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ से आपको। मान लीजिए एक और क्वेश्चन 9 वाला करा देता हूँ, ठीक है, 9 वाला करा देता हूँ तो सफिशिएंट है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 9 हो गया, 9 हो गया तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा और कुछ
क्वेश्चन 2 प्लस आयोटा वो बाई 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक मैं एम्पलीट्यूड नहीं निकाल पाऊंगा। ये आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, तो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा और 8 माइनस 6 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा के साथ 8 प्लस 6 आयोटा और 8 माइनस 6 आयोटा के साथ 8 प्लस 6 आयोटा, 64 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। और 24 और 24 आयोटा स्क्वायर, 24 माइनस 24, तो 3 इंटू 8 24 माइनस 24, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये तो खत्म हो गया, ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। 18 और 32 50 आयोटा, ये तो आयोटा बाई 2 हो जाएगा। ये प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है, तो इसका एम्पलीट्यूड तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और मॉड्यूलस हाफ रहेगा। तो अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलूं तो हाफ इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो 90 है। कर लोगे मेरे ख्याल से, आराम से भी कर लोगे। पहले अल्फा निकालना है फॉर्मूला से, एंड देन जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा देना है। फर्स्ट में है तो अल्फा अल्फा ही हो जाएगा आंसर एम्पलीट्यूड, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। और फिर मॉड्यूलस मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया, तो पोलर फॉर्म में लिख दोगे मॉड z इनटू cos एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस आयोटा sin एम्पलीट्यूड ऑफ z। क्लियर है? तो ये होता है आपका तरीका। एक और तरीका होता है पोलर फॉर्म निकालने का, वो बेसिकली अभी तो नहीं सिखा रहा हूँ, 11 में काम का है तो उधर सिखाऊंगा। ठीक, पोलर फॉर्म निकालने का एक और तरीका है बेसिकली। चलो, तो मेरे ख्याल से, और अगर पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस में है किसी भी एक्सिस में, तब तो आप डायरेक्टली आंसर कमेंट कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन में था। तो अभी मेरे को लगता है सफिशिएंट है कि इतना आप आराम से अभी कर पाओगे, और खास कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। जो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म जो दिया गया है वो भी आप 5 तक तो मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे। कीजिएगा होमवर्क, जो भी आप डाउट वगैरह अगर होता है प्रॉपर्ली, और कोई चलो ये वाला करा दूंगा। अभी ये वाला करने में अगर ये वापस प्योरली इमेजिनरी या फिर कुछ आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अगर -7 है तो -7 का मॉड्यूलस तो 7 ही होगा ना, तो 7 लिखेगा इनटू कॉस, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 180 डिग्री, तो cos 180 प्लस आयोटा sin 180, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर है, तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म आ गया हमारा का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे भी अब ये x हो गया, ये y हो गया, तो अल्फा निकाल दोगे। अभी रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा 32, और मॉड्यूलस √x² + y² निकाल दोगे, फिर z इक्वल टू mod z इनटू, जैसे मैंने लिख के दिया, cos ऑफ एम्पलीट्यूड प्लस आयोटा sin ऑफ एम्पलीट्यूड, आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? तो कर लीजिएगा। ये वाला देख लेता हूँ क्या आ रहा है। 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज आपका 3 माइनस 4 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 28 माइनस 28। चलो ये वाला कर देता हूँ, ये वाला, ये चारों के चारों कर दूंगा, 6 7 8 9, ये चारों के चारों कर दूंगा। चलो, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से प्रॉपर्ली, मैं यूज कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये डिस्कनेक्ट था यार, मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं दे पाया। चलो आगे करते। पहले मैं 10 वाला करा देता हूँ, फिर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक वाले करा दूंगा। 10 वाले देख लो। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। वी हैव z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूं तो ये 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया 3 माइनस 4 आयोटा
तो 1 + 7 आयोटा के साथ 3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो न्यूमरेटर आ गया 3 - 28 -25 और +25। मेरे ख्याल से तो इतना ही होगा। 21 और 4 25 और यहाँ पे 9 + 25। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अभी तो आप कर ही लोगे ना, सिंपली समझ में आ रहा है कि अल्फा 1/1 tan अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज 180 - 45 विल बी 135 और मॉड्यूलस आ जाएगा 1 + 1 2 √2। तो z पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा √2 इंटू कॉस 135 प्लस आयोटा साइन 135। सिंपल है, आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये 3 क्वेश्चन अच्छा है, बुक का ही क्वेश्चन है आपका। ये 3 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है, उसको करते चलिए एक बार, उसको करते एक बार फटाफट। नंबर 6, इस चीज को ऑलरेडी ये साइन और कॉस के फॉर्म में दिया गया है। मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू कॉस थीटा इज नॉट योर पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये चीज समझ के रखिएगा, पहले बता रहे। तो ये तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा के फॉर्म में दिया गया है, तो क्या ये पोलर फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइन को कोसाइन में लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आप आराम से लेके जा सकते हो। इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 - 60 डिग्री, और यहां पे भी 30 को मैं लिख दूंगा 90 - 60 डिग्री, क्योंकि 90 - 60 30 होता है। अभी देखो साइन 90 - थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां पे कॉस 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो आ गया ना ये पोलर फॉर्म में। तो क्लियरली देखो मॉड्यूलस के जगह पे तो 1 है और एम्पलीट्यूड के जगह पे 60 डिग्री है। ऑब्वियसली दोनों जगह पे एंगल क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। कॉस के अंदर का एंगल और साइन के अंदर का एंगल क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप क्लियरली कमेंट कर सकते हो विच इज इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आप इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप मॉड्यूलस भी निकाल सकते थे 1, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी डायरेक्टली बोल सकते हो। कितना होगा 30 नहीं होगा, क्या होगा 60 डिग्री होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, देख के पता चल रहा है ना। अगर 60 डिग्री और मॉड्यूलस 1 है तो उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, 1 यूनिट दूर पे चले जाओ 60 डिग्री एंगल पे, ये 1 यूनिट होना चाहिए और ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, साइन 30 कॉस 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ आया। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सिमिलरली साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। मैच हो रहा है सारे तरफ से, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, यही एप्लीकेशन है। समझ आ रहा है ना दोस्त? ध्यान से बात को समझिएगा। अभी ये कहानी आपको समझने के लिए आगे का चीज समझना पड़ेगा, दैट इज एलाइड एंगल। जो ट्रिगो का लेक्चर 3 है उसको अगर आप देखोगे प्रॉपर्ली तो समझ जाओगे कि सर अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री चाहिए। तो इसको आप 180 - 30 भी लिख सकते हो और 90 + 60 भी लिख सकते हो, बट आप 90 + 60 लिखोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 180 लिख देते हो तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा। आगे जाकर के साइन को कॉस बनना होगा ना, क्योंकि रियल पार्ट तो कॉस में आता है और इमेजिनरी पार्ट में साइन होता है। तो उस चीज को फॉर्म करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या, बात समझ आया ना? तो इस चीज को आप ध्यान से समझो। और यहाँ पे भी मैं इस cos 150 को 90 + 60 लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? अभी ध्यान से देखो, अभी सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 90 + थीटा, तो यहाँ पे cos आएगा क्योंकि 90 × 1 है, 90 का मतलब 90 × 1 ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज होकर के कोसाइन बन जाएगा, तो कोसाइन 60 बनेगा, और प्लस या माइनस आएगा यहाँ पे 90 + 60 मतलब क्या
90 के बाद 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस आएगा, माइनस आयोटा cos 90 प्लस 60, तो 90 है तो cos चेंज होके तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, दैट इज साइन आएगा, साइन 60। और cos 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। अभी यहाँ से क्लियरली मालूम पड़ता है मॉड z का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर और कुछ है ही नहीं, और एम्पलीट्यूड कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। ठीक है, पोलर फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के मदद से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आराम से लिखा जा सकता है। मतलब साइन 30 और साइन 150 इक्वल है, और cos 150 और माइनस cos 30 बिल्कुल इक्वल है। आप लॉजिक से भी देख सकते हो, साइन 150 और साइन 30 इक्वल है। कैसे निकालोगे सर, 150 को मैं 180 माइनस 30 लिख दूंगा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, और 180 माइनस 30 मतलब क्या, 180 माइनस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। पीछे चले गए ना, 30 डिग्री पीछे गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी ना चले जाओगे, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, तो 180 से 30 डिग्री पीछे गए मतलब सेकेंड में रहोगे, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव आता है, तो ये साइन 30 आ गया। और अगर मैं cos 30 का बात करूं तो cos 30 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 150, ठीक है ना, या फिर cos 150 को आप लिखो cos 180 माइनस 30, एक ही बात है। cos 150 को लिख देते हैं, cos 150 हो जाएगा cos 180 माइनस 30, cos 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, सेकेंड इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो ये तो cos 30 ही होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस cos 30। तो अगर cos 150 माइनस cos 30 है तो cos 30 का वैल्यू माइनस cos 150। मैच हो रहा है ना सारे डायरेक्शन में। अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो एक दूसरे को कन्वर्ट आराम से आप कर सकते हो, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है बोला, अगला वाला चीज क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे तो cos बना हुआ है, बस इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो कर दो। आयोटा, इस cos को 70 बनाना है ना, तो इस 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हो, तो अभी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, आप जानते हो। तो ये cos 70 साइन 70 एंगल इक्वल हो गया, यहाँ पे cos आ गया, यहाँ पे साइन आ गया, मतलब ये पोलर फॉर्म चला गया। पोलर फॉर्म होता क्या है, z इंटू मॉड z इंटू आर मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस और साइन दोनों का एंगल सेम होता है, और आयोटा वाले के साथ साइन रहता है और रियल पार्ट की जगह पे कॉस रहता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो एंगल भी सेम हो गया, रियल पार्ट में कॉस है और आयोटा के साथ साइन है, तो ये पोलर फॉर्म हो गया। एम्पलीट्यूड क्लियरली यहाँ से देख रहा है कितना 70 डिग्री होगा, और कॉस थीटा इंटू आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब मॉड z कितना होगा 1 होगा। तो पोलर फॉर्म अगर आपको दिया जाता है तो पोलर फॉर्म से भी आप मॉड z और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, मॉड z और एम्पलीट्यूड निकाल के भी आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। दोनों ही चीज आप सीख गए कि अगर आपको मॉड z और एम्पलीट्यूड पता है तो भी आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हो आराम से, और अगर पोलर फॉर्म आपको दिया जाता है तो भी आप मॉड z और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली देख करके बता सकते हो। क्लियर है, ये दोनों इंटर कन्वर्शन आपको आना चाहिए। पोलर फॉर्म से मॉड z और एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए, मॉड z और एम्पलीट्यूड से पोलर फॉर्म निकालना आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट हो गया आपका। इसके बाद मेरे ख्याल से क्या चलेगा, इसके बाद ये पार्ट हो गया। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे चलते हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आपको ये 4 चीज पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। पहले तो मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। फिर पोलर फॉर्म अगर दिया गया है तो उससे मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अगर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड अगर दिया गया है तो पोलर फॉर्म उससे कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे मॉड्यूलस इंटू कॉस एम्पलीट्यूड प्लस आयोटा साइन एम्पलीट्यूड। अगर मैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म दे दिया तो उससे पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे कराया क्वेश्चन, ठीक है ना, कि पहले हम अल्फा निकालेंगे, फिर एम्पलीट्यूड निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर दिया जाता है तो आप अल्फा और मॉड्यूलस आराम से निकाल सकते हो। और अगर पोलर फॉर्म दिया जाता है तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये पोलर फॉर्म है तो ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म हो गया ना। इस cos 60 को आप ट्रिग्नोमेट्री से हाफ लिख दोगे और इस sin 60 को √3/2 लिख दोगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये a हो गया, ये b हो गया, खत्म बात। क्लियर। अगर कोई नोन एंगल नहीं है तो उसको उसी फॉर्म में ही रख दोगे, बोल दोगे 1 इंटू cos 60 हो जाएगा a और 1 इंटू sin 60 हो जाएगा b। अगर मान लो यहाँ पे 70 डिग्री आ गया तो जैसे यहाँ पे
cos 70 प्लस आयोटा साइन, अभी cos 70 का वैल्यू तो किसी को पता है नहीं ना, तो a हो जाएगा cos 70 और b हो जाएगा sin 70, 1 इंटू साइन 70 sin 70, तो यही हो गया a प्लस बी आयोटा फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम लोग जूम पर इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी डाउट होगा अकॉर्डिंगली आप पूछेंगे, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते चलिए सर। नेक्स्ट इज योर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 विथ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से √2 यूनिट दिया हुआ है डिस्टेंस, एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू या फॉल्स पूछा है, एज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √2 unit from origin, therefore origin से √2 यूनिट डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब ये किसका इंफॉर्मेशन है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का इंफॉर्मेशन है, √2 फ्रॉम ओरिजिन विथ आर्ग्यूमेंट π/4, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, एंड लिख देते प्रिंसिपल आर्गुमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा वो हो जाएगा आपका π/4, क्लियर। देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z in polar form, therefore the complex number z in polar form क्या लिख सकते हैं, z is equal to mod z into amplitude of z plus iota, sorry, cosine of amplitude of z plus iota sine of amplitude of z। तो mod z कितना होगा, mod z हो जाएगा √2, cos ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z है π/4, π/4 मतलब समझ ही रहे हो ना, पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180/4 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 है, अब जानते हो। तो यहाँ से 1/√2 अगर कॉमन आ जाता है तो बचेगा कौन, 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहते हो देख सकते हो कि √2 यूनिट डिस्टेंस है और एंगल कितना है 45, अगर 45 है तो मैंने बोला था पॉजिटिव एक्यूट अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव ऑब्ट्यूज है तो सेकंड, नेगेटिव एक्यूट तो फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव ऑब्ट्यूज है तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूट है तो ये कितना होगा π/4 और ये √2 यूनिट होगा, तो अगर ये √2 यूनिट है, ये π/4 है, तो एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन हो जाएगा 1,1, दैट इज 1 प्लस आयोटा। और मैच भी होगा, देखना मैच भी होगा, दिखाओ मैच करा के, कंसेप्ट के साथ मैच करा के दिखाओ। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, 1,1 का मतलब ये 1 है, ये 1 है, देखो 1 1 है तो हाइपोटेन्यूज √2, बिल्कुल मैच हो रहा है, क्योंकि डिराइव होके तो वहीं से तो आया था ना, तो मैच तो होगा ही ऑब्वियसली। फिर 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन ऑफ π/4 1/√2 और कॉस ऑफ π/4 भी 1/√2, पूरा मैच भी हो रहा है, क्लियर है ना। चलो, तो ये हो गया लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। अगर आपको फिगर बनाने बोलता है, आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करने बोलता है तो भी प्लॉट कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा यहाँ पे ही होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन और एट एन एंगल ऑफ π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, बोला समझ सकते हो मेरी बातों को बहुत अच्छे से, क्लियर है। तो इसी के साथ खत्म हुआ हमारा पोलर फॉर्म का
एंटायर पूरा आइडिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखने का कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे, वापस मिलेंगे, और अगला लेक्चर मेरे ख्याल से पढ़ाने के हिसाब से लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर आ सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, जो शायद आपके HSLC में अगर बहुत टफ पेपर डिज़ाइन हो जाए तो हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है, बहुत ही क्वालिटी स्टडी मटेरियल, उसी से मैं कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस जो, क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल का अगर मैं बात करूं तो उसमें 30% क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो HSLC में आने का लायक है। बाकी 70% क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का बियॉन्ड HSLC लेवल होता है, जो कि आप 11th या फिर मोस्ट प्रॉबली वो ज़्यादातर IIT के तरफ शिफ्ट रहता है। मतलब IIT JEE का तैयारी अगर आप कर रहे हो, पहले से कम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से ख़त्म करना चाहते हो, तब उसके लिए आपको रिमेनिंग 70% क्वेश्चन दिया गया है। तो शीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल है, तो उससे जो 30% क्वेश्चन HSLC में आ सकता है, चाहे कितना भी अगर टफ पेपर डिज़ाइन हो जाए, अगर HSLC इन 70% तो कभी पूछ नहीं सकता है, क्योंकि उनका हक नहीं है पूछने का। ठीक है ना, ये डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। बाकी ये 30% से वो अगर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पिछले 10 साल में तो ऐसा कभी आया नहीं, बट अगर कभी आए तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो उस सेफ साइड में रखने के लिए और ये 30% क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा, और ये 70% उन्हीं के साथ करता हूँ जो करना चाहता है, वो मैं जूम में डिस्कस करता हूँ, वो कभी यूट्यूब में मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, उसके लिए आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हो, मैं आपको स्टडी मटेरियल भेज दूंगा। ठीक है, तो और हमारे बाद इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ रहे होंगे। एंटायर प्रॉपर्टी को पढ़ सकता हूँ, पूरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी के साथ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी आएगा उसमें। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेस करके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके। फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बाकी रहेगा, स्क्वायर रूट, और उसका कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में शायद अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा, और ये 30% क्वेश्चन के लिए और 2 लेक्चर आएगा। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए 5 लेक्चर, आज का ये 4th लेक्चर हो गया, पढ़ाने के लिए टोटल 5 लेक्चर हो गया, और रिमेनिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये 30% क्वेश्चन एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, तो 6 लेक्चर हो गया पूरा चैप्टर का। ठीक है, क्लियर है पूरा? तो आज के लिए अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अलविदा, प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा। कोई होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ आज के लेक्चर में, क्योंकि होमवर्क बहुत ही लिमिटेड है। ये जितना है वही आपका होमवर्क है, इसी को प्रॉपर्ली अच्छे से कीजिएगा, और ये लेक्चर ही होमवर्क है आपका। ठीक है, तो इसके बाद अगर जब अगला लेक्चर आएगा तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली होमवर्क दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते चीज़ों को। अलविदा, प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा, और जो भी डाउट होगा अकॉर्डिंगली अब अपना जूम में या फिर ऑफलाइन में पूछ लीजिएगा।